टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 23,400 एम्प्लॉयज़ को हटा दिया। एंट्री लेवल हायरिंग 50% गिर गई है और हर हेडलाइन एक ही कहानी सुनाती है। एआई इंडिया की आईटी जॉब्स खा रहा है। लेकिन ये सिर्फ आधी तस्वीर है, क्योंकि साल 2030 तक यही एआई इंडिया के लिए $621 बिलियन का अपॉर्चुनिटी अनलॉक करेगा, यानी इंडिया की जीडीपी का 18%। और यह पैसा कमाने के लिए इंडिया को 10 मिलियन जॉब्स रिडिफाइन करनी पड़ेंगी। लाखों लोग डिस्प्लेस होंगे, लेकिन लाखों नए रोल्स भी बनेंगे। सवाल एआई का आना या ना आना नहीं है, वह हो चुका है। सवाल यह है, जब यह रिपल आप तक पहुंचेगा, आप किस लेयर पर खड़े होंगे? वेलकम टू द रिपल लैब। वन क्वेश्चन, इन्फिनिट आउटकम्स। आज हम ट्रेस करेंगे एक ऐसा रिपल जो हर इंडियन आईटी फैमिली को टच करेगा। हेडलाइंस कहती हैं एआई सब कुछ खत्म कर देगा। रियल स्टोरी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग। 6 लेयर्स में समझेंगे। अगर आप पहली बार यहां हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सीरीज सिर्फ शुरू हो रही है और जो आप देखने वाले हैं, ये पूरी तरह डेटा पर बेस्ड है। शुरू करते हैं एकदम अंदर से। लेयर 1, इंडिविजुअल। राहुल है, उम्र 32, टीसीएस बैंगलोर में मैनुअल टेस्टिंग इंजीनियर, 9 साल एक्सपीरियंस, सैलरी 9 लाख पर एनम। व्हाइट फील्ड में 2 BH के फ्लैट का ईएमआई 45,000 रुपये हर महीने। शादी पिछले साल हुई है। वाराणसी में पेरेंट्स का फोन हर संडे आता है, बेटा सब ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर 2026 के एंड तक राहुल का रोल ऑटोमेट हो जाएगा। एआई टेस्टिंग टूल्स जैसे टेस्टिम, फंक्शनाइज, मैबल, ये अब वह काम करते हैं जो राहुल की टीम 9 साल से कर रही है। स्पीड में 10 गुना, कॉस्ट में चौथा हिस्सा। टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 23,400 लोगों को हटा दिया। राहुल अभी नहीं हटा, लेकिन 18 महीने में मोस्ट लाइकली। यहां असली चोट क्या है? टीसीएस और इन्फोसिस ने 2005 में फ्रेशर को 3 लाख रुपए दिए। 2026 में अभी भी 3 से 3.5 लाख। 20 साल में जीरो ग्रोथ। इंडस्ट्री की रेवेन्यू 10 गुना हो गई, कंपनी की मार्केट कैप 20 गुना, सैलरीज वही की वही। एआई ने कुछ नई प्रॉब्लम नहीं बनाई, बस एक 20 साल पुरानी प्रॉब्लम को एक्सपोज कर दिया। और राहुल अकेला नहीं है। हर साल इंडिया 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बनाता है। प्री कोविड से अब तक एंट्री लेवल आईटी हायरिंग 50% गिर गई है। लिंक्डइन के इकोनॉमिक रिसर्चर्स का कहना है एआई ने करियर लैडर का पहला रैंक तोड़ दिया है। यानी न्यू ग्रेजुएट्स को एंट्री का रास्ता ही नहीं मिल रहा। ये सिर्फ जॉब लॉस नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन का रास्ता है जो बंद हो रहा है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि अगर आप बैंगलोर में अभी एआई इंजीनियर जॉब सर्च करें, आपको 35,000 से ज्यादा ओपनिंग्स मिलेंगी। एआई इंजीनियर रोल्स इंडिया में 67% साल दर साल ग्रो हो रहे हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, यह रोल्स 2 गुना 3 गुना पैसा दे रहे हैं टीसीएस की सैलरी से। राहुल के साथ सेम स्किल्स वाले जो लोग एआई या क्लाउड सर्टिफिकेशंस कर चुके हैं, वो आज 25 से 40% प्रीमियम कमा रहे हैं। इंडस्ट्री मर नहीं रही, सिर्फ चेहरा बदल रही है। लेकिन यहां एक ईमानदार बात कह देते हैं, रीस्किलिंग इजी नहीं होती। 40 साल का मैनुअल टेस्टर एक रात में एआई इंजीनियर नहीं बनता। रियलिस्टिक एस्टिमेट, जो लोग एआई या क्लाउड ट्रांजिशन की कोशिश करते हैं, उनमें से 30 से 50% सक्सेसफुल होते हैं। बाकी 50 से 70% को या तो लोअर पेइंग रोल्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं या कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में मूव करना पड़ता है। ये ट्रांजिशन फ्री नहीं है, लेकिन ट्रैप्ड भी नहीं है। राहुल का रास्ता उसका है, लेकिन राहुल अकेला नहीं है। उसके फैसले वाराणसी में उसके पेरेंट्स को, लखनऊ में उसकी बहन की एमबीए फीस को और बेंगलोर में उसकी वाइफ के करियर प्लान्स को भी अफेक्ट करेंगे। क्योंकि एक आईटी जॉब कभी सिर्फ एक जॉब नहीं होती। लेयर 2, फैमिली। इंडिया में 60 लाख लोग सीधा आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन हर एक आईटी वर्कर के पीछे एक पूरा फैमिली सिस्टम खड़ा है। पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, भाई बहन, कम से कम 4 से 5 लोग।
यानी 60 लाख जॉब्स नहीं, 2.5 से 3 करोड़ जिंदगियां आईटी इंडस्ट्री पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। जब राहुल के रोल पर एआई का असर पड़ेगा, वह शॉक अकेले राहुल तक नहीं रुकेगा। वाराणसी में राहुल के पापा 62 साल के हैं, रिटायर्ड बीएसएनएल एम्प्लॉय, पेंशन 18,000 रुपए महीना। माँ की डायबिटीज की दवाई हर महीने 4,000। घर की प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब मिलाकर राहुल हर महीने 25,000 रुपए वाराणसी भेजता है। ये पैसा राहुल की सैलरी से आता है। अगर वह सैलरी 18 महीने के लिए बंद हो गई तो पापा की रिटायरमेंट प्लान रीसेट करनी पड़ेगी। राहुल की वाइफ प्रिया भी आईटी प्रोफेशनल है, एचएसबीसी में एनालिस्ट, 7 साल एक्सपीरियंस, 12 लाख सैलरी। पिछले साल ही शादी हुई है। प्लान था अगले साल फ्लैट का सेकंड ईएमआई भी शुरू करेंगे या फिर मैटरनिटी ब्रेक लेकर एमबीए करेंगे। लेकिन अगर राहुल की इनकम 18 महीने के लिए अनसर्टन है तो प्रिया एमबीए डिफर करेगी। करियर रिस्क एक पार्टनर नहीं ले सकता जब दूसरे की इनकम शेक हो रही हो। ये सिर्फ राहुल का डिसीजन नहीं है, ये दो लोगों के करियर पाथ का डिसीजन है। और फिर है राहुल की छोटी बहन अंजलि, लखनऊ में कैट की कोचिंग कर रही है। फीस 1.8 लाख, हॉस्टल रेंट 8,000 महीना। पिछले साल राहुल ने ये सब अरेंज किया था क्योंकि पापा की पेंशन ये अफोर्ड नहीं करती। अंजलि की एमबीए राहुल की जॉब पर खड़ी है। और एक बात और जो हर इंडियन फैमिली समझती है, अंजलि की शादी की प्लान्स भी राहुल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ी है। इंडियन मैरिज मार्केट में भाई इंजीनियर है टीसीएस में और भाई जॉब ढूंढ रहा है। ये दो अलग दुनिया है। तो अगर राहुल रीस्किलिंग का रास्ता चुनता है, 6 से 18 महीने का ट्रांजिशन विंडो, क्या होता है? फैमिली इनकम ड्रॉप हो जाती है। पापा को वाराणसी भेजना कम या बंद करना पड़ेगा। प्रिया का एमबीए 1 साल आगे शिफ्ट होगा। अंजलि की कोचिंग जारी रखने के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा और हर महीने का ईएमआई वह कंटिन्यू रहेगा। ये 18 महीने सिर्फ राहुल के करियर में नहीं, पूरे फैमिली का फाइनेंशियल मैप रीड्रॉ कर देते हैं। एक आईटी जॉब में जब एआई का शॉक आता है, तो वह शॉक एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वो एक पूरी फैमिली का शॉक है। लेकिन राहुल की फैमिली भी अकेली नहीं है। व्हाइटफील्ड में 50,000 आईटी वर्कर्स राहुल जैसे ही रहते हैं। हाईटेक सिटी में 80,000, हिंजेवादी में 70,000। और इन वर्कर्स के पीछे खड़ा है एक पूरा अर्बन इकोसिस्टम, जिम्स, कैफेज, स्कूल्स, रियल एस्टेट, ऑटो रिक्शास। फैमिली के बाद रिपल अप सिटी तक पहुंच रहा है। लेयर 3 सोसाइटी, बैंगलोर का व्हाइटफील्ड, हैदराबाद की हाईटेक सिटी, पुणे का हिंजेवादी, चेन्नई की ओएमआर। ये सिर्फ एरियाज नहीं है, ये पूरी अर्बन इकोनॉमीज है आईटी सैलरीज पर खड़ी हुई। और जब राहुल जैसे लाखों इंजीनियर्स के रोल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं तो पूरा इकोसिस्टम हिलता है। एक आईटी वर्कर अपनी सैलरी कहाँ खर्च करता है? सुबह की चाय 15 रुपए, लंच स्विगी से 200, जिम मेंबरशिप 3,000 महीना, वीकेंड ब्रंच 800, कैब राइड्स 4,000 महीना, पार्लर 1,500, फ्लैट का रेंट 35,000। ये सब खर्च किसी एक आईटी वर्कर का नहीं, हर एक आईटी वर्कर का है। व्हाइटफील्ड में 50,000 आईटी वर्कर्स हैं, यानी हर महीने करीब 200 करोड़ रुपए सिर्फ इस एक एरिया की लोकल इकोनॉमी में सर्कुलेट करते हैं। और यह सिर्फ व्हाइटफील्ड की बात नहीं है। बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट अकेले कर्नाटका की जीएसडीपी का 39% कंट्रीब्यूट करता है। कर्नाटक की सर्विसेज इकोनॉमी का 28% आईटी सर्विसेज है। कर्नाटक के टोटल एक्सपोर्ट्स का 41% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। यानी एक शहर, एक इंडस्ट्री, एक स्टेट की किस्मत तक को हिला सकती है। और जब एआई इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो सिर्फ इंजीनियर्स नहीं, लोकल एंटरप्रेन्योर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, ऑटो ड्राइवर्स, सबकी इनकम इक्वेशन बदल जाती है। रियल एस्टेट की बात करते हैं। बैंगलोर में अभी 1-2 BH के व्हाइट फील्ड अपार्टमेंट 80 से 90 लाख रुपए का है। 3 BH के 1.1 करोड़ से ऊपर। मंथली रेंट 35,000 से 75,000 महीना। ये प्राइसेस आईटी सैलरीज पर सेट है। लेकिन 2026 में एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है। जीसीसी सेक्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 9 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज किया है, एक सिंगल क्वार्टर में।
आईटी सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जीसीसीज एक्सपैंड हो रहे हैं। नेट इफेक्ट, रियल एस्टेट मार्केट क्रैश नहीं करेगा, स्टेबलाइज करेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। व्हाइटफील्ड, हाईटेक, हिंजेवादी सर्वाइव करेंगे, टीयर 2 आईटी टाउन्स नहीं। अब एक ईमानदार बात, हम हमेशा बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे की बात करते हैं, लेकिन इंडिया में टीयर 2 आईटी टाउन्स भी हैं। कोयम्बटूर, मैसूर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा। इन सिटीज़ में आईटी सर्विसेज वर्कर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं, लेकिन जीसीसी या एआई कैपेबिलिटी मिनिमल है। जब एआई सर्विसेज वर्कफोर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मेट्रोज में लोग जीसीसी या एआई रोल्स में शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन टीयर 2 सिटीज़ में लोकल इकोनॉमी ही श्रिंक करेगी। यही वह ज्योग्राफिक इनइक्वालिटी है जिसका किसी पैनिक वीडियो में जिक्र नहीं होता। तो क्या होता है जब टीयर 2 आईटी टाउन में अपॉर्चुनिटी श्रिंक कर रही होती है? माइग्रेशन, कोयम्बतूर से बैंगलोर, भुवनेश्वर से हैदराबाद, मैसूर से पुणे। ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंटर स्टेट आईटी माइग्रेशन पैटर्न्स शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन माइग्रेशन फ्री नहीं होता। नया रेंट, नया कम्यूट, फैमिली से दूर, और मेट्रो सिटीज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग वैसे भी शॉर्टेज है। ये शॉक कॉन्सेंट्रेटेड सिटीज़ में एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा। ऑलरेडी क्राउडेड वाइटफील्ड, हाईटेक, हिंजेवादी और भी क्राउडेड होंगे। तो सोसाइटी लेयर में हमने देखा आईटी एक इंडस्ट्री नहीं है, एक अर्बन सिविलाइजेशन है। लैक्स ऑफ चाय स्टॉल्स, जिम्स, रेस्टोरेंट्स, स्कूल्स, ऑटो ड्राइवर्स, पार्लर दीदीज, रियल एस्टेट एजेंट्स, सब आईटी सैलरीज पर खड़े हैं। और जब इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म होती है, तो सिटी के हर लेयर में वह रिपल महसूस होता है। व्हाइटफील्ड, हिटेक, हिंजवेडी ये विनर्स बन सकते हैं। कोयम्बटूर, मैसूर, भुवनेश्वर लूजर्स बन सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ सिटीज़ की बात नहीं है, सिटीज़ स्टेट्स की तरफ ले जाती है। और कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स की किस्मत अब इस वन इंडस्ट्री की ट्रांसफॉर्मेशन पर टिकती है। लेयर 4, द स्टेट। कर्नाटक, इंडिया का आईटी कैपिटल स्टेट। सर्विसेज जीएसडीपी का 68%, कंप्यूटर सर्विसेज और आर&डी सर्विसेज का 28%, और कर्नाटक के टोटल एक्सपोर्ट्स का 41% सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स सिर्फ 6%। यानी कर्नाटका वर्ल्ड को कोड बेचता है, प्रोडक्ट्स नहीं। इसका मतलब जब आईटी इंडस्ट्री शेक होती है, कर्नाटका की फॉरेन एक्सचेंज, जीएसटी कलेक्शन, प्रॉपर्टी रेवेन्यू सब एक इंडस्ट्री पर हिलते हैं। अब तेलंगाना का केस। लास्ट 4 साल में तेलंगाना ने एक स्मार्ट बेट लगाई, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। आज हैदराबाद में 2000 से ज़्यादा जीसीसीज है। इंडिया का जीसीसी सेक्टर $98 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, जेपी मॉर्गन सबने अपने सबसे बड़े नॉन यूएस ऑफिसेस हैदराबाद में ही बनाए। ये रोल्स एआई से रिप्लेस नहीं हो रहे, एआई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तेलंगाना ने फ्यूचर का सही साइड चुना, लेकिन हर स्टेट ने सही बेट नहीं लगाई। तमिलनाडु की तस्वीर अलग है। चेन्नई का ओएमआर कॉरिडोर, कोयम्बटूर की बीपीओ बेल्ट, हिस्टोरिकली इंडिया की सर्विसेज बीपीओ का बैकबोन, कस्टमर सपोर्ट, वॉइस प्रोसेसिंग, बैक ऑन फेस। और इरोनिकली ये वही रोल्स हैं जो एआई सबसे पहले ऑटोमेट कर रहा है। एनएटी आयोग का एस्टिमेट, इंडिया की कस्टमर सर्विसेज वर्कफोर्स 2031 तक 25 लाख से गिरकर 18 लाख हो सकती है। तमिलनाडु में कॉन्सेंट्रेटेड ये इम्पैक्ट एक स्टेट लेवल एम्प्लॉयमेंट शॉक बन सकता है। तो स्टेट लेयर की कहानी ये है, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 4 आईटी डिपेंडेंट स्टेट्स, 3 अलग अलग आउटकम्स। लेकिन जब ये सारे स्टेट्स एक साथ ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो पूरा इंडिया का इकोनॉमिक इक्वेशन बदल जाता है। लेयर 5, द नेशन। तो नेशनल लेवल पर आते हैं। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री ने 2023 में 54 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया। जीडीपी कंट्रीब्यूशन 7.5%। तुलना के लिए एग्रीकल्चर 17% जीडीपी जनरेट करता है, लेकिन उससे 45 करोड़ लोग जुड़े हैं। यानी पर वर्कर बेसिस पर आईटी इंडिया की सबसे प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स प्रोजेक्टेड है $246 बिलियन के ऊपर। कंट्री की सबसे बड़ी सर्विसेज एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा फॉरेक्स अर्नर।
और एक इमर्जिंग ट्रेंड, नासेस्कॉम का एस्टिमेट, फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया की एआई स्पेसिफिक रेवेन्यू 10 से 12 बिलियन डॉलर रीच कर गई है। छोटा लगता है 246 बिलियन डॉलर के सामने, लेकिन ग्रोथ रेट देखिए, 40%। CAGR 5 साल में ये 60 बिलियन डॉलर हो सकता है। ग्लोबल एआई सर्विसेज मार्केट 300 से 400 बिलियन डॉलर का है। इंडिया इस मार्केट में मीनिंगफुल शेयर कैप्चर कर सकता है। यानी इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्टर से एआई सर्विसेज एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। लेकिन नेशनल लेवल पर सबसे इंटरेस्टिंग शिफ्ट यह है, हिस्टोरिकली जब इंडस्ट्री ग्रो करती थी, हेडकाउंट भी ग्रो करता था। एआई के आने से ये इक्वेशन टूट रहा है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री 315 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक 500 बिलियन डॉलर प्रोजेक्टेड है। रेवेन्यू में 50% ग्रोथ, लेकिन हेडकाउंट शायद उतना ही रहेगा या थोड़ा डिक्लाइन। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एक्सप्लोसिवली ग्रो करेगा, लेकिन टोटल वर्कर्स नहीं बढ़ेंगे। और इंडिया हर साल 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है। सिर्फ 3% एंटरप्राइजेस एक्चुअली एआई रेडी है, यानी टैलेंट सप्लाई है, डिमांड भी है, लेकिन कनेक्शन पॉइंट में गैप है। ये इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, एक इंडस्ट्री जो ग्रो करके भी लोग नहीं हायर करती। तो नेशनल लेवल पर रिपल की तस्वीर क्या बनती है? आईटी इंडस्ट्री इंडिया की सबसे प्रोडक्टिव इंडस्ट्री रहेगी और ग्रो करेगी। एक्सपोर्ट्स एंकर स्ट्रांग रहेगा, एआई एक्सपोर्ट्स ऐड होंगे, लेकिन ये ग्रोथ जॉब्स नहीं बनाएगी ट्रेडिशनल सेंस में। ये एक सिविलाइजेशनल शिफ्ट है, सिर्फ इंडस्ट्री शिफ्ट नहीं। और जब इंडिया ट्रांसफॉर्म होता है, दुनिया भी रिएक्ट करती है। ग्लोबल टेक सर्विसेज मार्केट 1.5 ट्रिलियन डॉलर का है। यूएस की H1B पॉलिसीज बदल रही हैं, चाइना अपना टेक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है, और इंडिया इस ग्लोबल चेस बोर्ड में अपनी पोजीशन रीडिफाइन कर रहा है। ये कहानी अब कंट्री से निकलकर दुनिया तक पहुंचती है। लेयर 6, द वर्ल्ड। तो अब वर्ल्ड लेयर पर ग्लोबल टेक सर्विसेज मार्केट 1.5 ट्रिलियन डॉलर का है। एआई सर्विसेज मार्केट 2030 तक 300 से 400 बिलियन डॉलर होने वाला है। यूएस, चाइना, यूरोप, जापान, इंडिया, हर मेजर इकोनॉमी एआई के साथ अपना रिलेशनशिप रीडिफाइन कर रही है। लेकिन हर कंट्री की पोजीशन अलग है, और इस ग्लोबल चेसबोर्ड में इंडिया की पोजीशन जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, यूएस गवर्नमेंट ने 2025 में H1B वीजा पिटिशंस पर $1 लाख फी डाल दी। रीजन, अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करना। लेकिन एक्चुअल इफेक्ट क्या हुआ? उल्टा। कंपनीज को रियलाइज हुआ कि अगर H1B इतना महंगा है, तो बेटर है वर्क को ऑफशोर कर दो, उसी इंडिया में जहां से वह ओरिजिनेट करता है। यानी H1B रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी एक्सीडेंटली इंडिया की ऑन ऑफशोर डिलीवरी बेस को स्ट्रेंथन कर रही है। वर्क यूएस से इंडिया की तरफ जा रहा है, ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज इंटेंडेड। और ग्लोबल लेवल पर इंडिया की स्ट्रक्चरल एडवांटेज क्या है? पहला, इंडिया में 2000 से ज़्यादा जीसीसीज हैं जो 98 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। 2 साल पहले यह 65 बिलियन डॉलर था। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, जेपी मॉर्गन सबने अपने सबसे बड़े नॉन यूएस ऑफिसेज इंडिया में ही बनाए। दूसरा, एआई टैलेंट के मामले में इंडिया दुनिया में दूसरा रैंक पर है। पिछले 7 साल में इंडिया की एआई स्किल्ड वर्कफोर्स 14 गुना ग्रो की है। यानी सिर्फ इंडिया है जहां इंग्लिश स्पीकिंग एआई स्किल्ड इंजीनियर्स इतने लार्ज स्केल पर अवेलेबल हैं। जब ग्लोबल कंपनीज को एआई कैपेबिलिटी चाहिए, तो वही आंसर मिलता है, इंडिया। तो फुल पिक्चर क्या है? लोकल लेवल पर राहुल जैसे लाखों इंजीनियर्स को अपना करियर रीबिल्ड करना पड़ेगा। फैमिली, सिटी, स्टेट, नेशन, हर लेयर में एडजस्टमेंट चल रही है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर इंडिया इस ट्रांसफॉर्मेशन के राइट साइड पर है। लेबर आर्बिट्राज का ईरा खत्म हो रहा है, कैपेबिलिटी आर्बिट्राज का ईरा शुरू हो रहा है। और इस नए एरा में इंडिया एक लीडर बन सकती है, अगर इंडिविजुअल लेवल पर सही डिसीजंस लिए जाए। और यहीं से हमारी क्लोजिंग बात शुरू होती है। याद है जब हमने शुरू किया था, साल 2030 तक एआई इंडिया के लिए $621 बिलियन का
अपॉर्च्युनिटी अनलॉक करेगा। इंडिया की जीडीपी का 18%। तब यह नंबर सिर्फ एक हेडलाइन था। अब आप उसे पूरी तरह समझते हैं। ये नंबर एक प्रेडिक्शन नहीं है, यह एक चॉइस है। और ये चॉइस इंडिविजुअल डिसीजन से डिटरमाइन होती है। लाखों राहुल, लाखों प्रिया, लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपको 2030 की तरफ प्रिपेयर करना है, तो 4 स्किल कैटेगरीज हैं जो कंपाउंड करेंगी। हर एक को समझिए। पहला, एआई इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, एलएलएम फाइन ट्यूनिंग। ये आज की सबसे हाई डिमांड स्किल है और नेक्स्ट 5 साल में इसकी डिमांड एक्सपोनेंशियल रहेगी। दूसरा, क्लाउड आर्किटेक्चर, एडब्ल्यूएस, एज्योर, गूगल क्लाउड सर्टिफिकेशंस। 35,000 से ज़्यादा प्रीमियम रोल्स इस स्किल को रिक्वायर करते हैं और एआई वर्कलोड्स क्लाउड पर ही रन करते हैं। तीसरा, डेटा और एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग, एमएल ऑप्स, मॉडर्न डेटा स्टैक। एआई का फाउंडेशन डेटा है। जो लोग डेटा फ्लुएंटली काम कर सकें, वह एआई इकोनॉमी में विनर्स होंगे। और चौथा, डोमेन प्लस एआई हाइब्रिड, फिनेंस प्लस एआई, हेल्थ केयर प्लस एआई, सप्लाई चेन प्लस एआई। जो लोग अपनी डोमेन एक्सपर्टाइज को एआई के साथ कंबाइन कर सकें, वो सबसे इरिप्लेसेबल बनेंगे, क्योंकि एआई के पास डोमेन कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ आपके पास है। और एक आखिरी बात, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री मर नहीं रही, ट्रांसफॉर्म हो रही है। एआई रोल्स ले नहीं रहा है, रोल्स को रीशेप कर रहा है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जो आपकी ज़िंदगी में एक बार आता है। और सवाल ये नहीं है कि रिपल आप तक पहुँचेगा या नहीं, वह पहुँच चुका है। सवाल ये है, जब वह पहुँचता है, आप किस लेयर पर खड़े होंगे? स्पेक्टेटर या पार्टिसिपेंट? ये चॉइस अभी आपकी है। अगर ये फ्रेमवर्क यूज़फुल लगा, अगर आपने पहली बार आईटी इंडस्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह देखा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। द रिपल लैब। एक सवाल, इन्फिनिट आउटकम्स। मिलते हैं अगले रिपल में।